ऑफ हाइपरलिपिडेमिया में क्या है हमारा, हाइपरलिपिडेमिया में क्या क्या कारण है, मतलब आपका जो लिपिड लेवल है वो आपकी बॉडी में ब्लड में जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो उसका कारण है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर तो वो है जो हम बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में हम बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, वो भी सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं। इसके अलावा कैलोरी बहुत ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत सीडेंट्री है, मतलब कोई भी आप वर्कआउट अपनी लाइफ स्टाइल में नहीं करते हो, डेस्क जॉब आपकी है। ठीक है, बस एक चेयर पे आप बैठे रहते हो पूरे दिन। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे। यहाँ पे आप अपनी अगर लाइफ स्टाइल को चेंज करो तो आप अपने जो ब्लड लिपिड है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, फैट कम लो अपनी डाइट में, रूटीन आप अपना अच्छा रखो। ठीक है, तो इस सबसे क्या है आपका जो डाइट में जो फैट है और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे जीन्स में ही होती है। ठीक है, तो जनरेशन से जनरेशन ये हमारे अंदर आती है। ठीक है, इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हमारे होते हैं। इसमें क्या है आपका हार्ट टिश्यू डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो आपके हार्ट टिश्यूज है वो उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। अब इसमें क्या है हाइपरलिपिडेमिया क्या करता है आपका, हाइपरलिपिडेमिया का कारण क्या है, इफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हो सकता है सही से। आपके पास जो भी लिपिड आप ले रहे हो अपनी डाइट में, मान लो मैंने आज क्या खाया, गाजर का हलवा खाया। ठीक है, हलवा में बहुत फैट है, जो मैंने हलवा खाया है उसमें बहुत फैट है। अब वो फैट जो है वो मेरी बॉडी में क्या है, मेरी बॉडी उस फैट को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही, या तो वो एक्सेस अमाउंट में है या बॉडी जो है वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो वो फैट क्या होगा, मेरे ब्लड की वेसल्स में घूमता रहेगा, मेरे फैट की लेयर मेरी बॉडी पे बना देगा। ठीक है, मैं मोटी होने लगूंगी, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, एक लेवल पे जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये मेरी वेन्स में भी जमा होने लगेगा। ठीक है, नसों में जमा होने लगेगा। तो ये क्या है हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि क्या है एक तरह से मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जो अभी हमने बोला था। तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर क्योंकि ये भी एक टॉपिक है और वो हमारे इसी में पूरा कवर हो जा रहा है। ठीक है, हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी तरीके से बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, जैसे डायबिटीज़ में। ठीक है, डायबिटीज़ हो गई आपका, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी। ठीक है, डायबिटीज़ में क्या होता है आपके इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन आप सही से बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता, जिसके चलते क्या होता है ग्लूकोज हमारा जो है वो सही से यूज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता, जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाता और बॉडी से फ्लैश आउट नहीं हो पाता है। तो जिसके चलते क्या होता है वो बॉडी में ही घूमता रहता है और बॉडी की कहीं कहीं क्या है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जो हमने डायबिटीज़ वाले में देखा था। ओबिसिटी भी हमारा क्या है, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्यों, क्योंकि अगर हम तरीके से खाएंगे और जो एक पर्टिकुलर लिमिट है उसमें लेंगे फैट को, और जो आपका तो ये और उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से होगा, उसका एंड प्रोडक्ट सही से बन के बॉडी से फ्लैश आउट हो जाएगा वो। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा। तो आपकी जो ओबिसिटी है, डायबिटीज़ हो गया, जैसा ओबिसिटी हो गया आपका, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया जो डायबिटीज़ का ही एक रूप है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब क्या है हमारे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाइनली आपका क्या गड़बड़ाया हुआ है, मेटाबॉलिज्म ही आपकी बॉडी में गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है इफेक्ट है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें किडनी डिजीज में भी ये आपको देखने को, इसके कारण किडनी डिजीज भी देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन्स और रीनल डिजीज हो गया, लीवर डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा। यूज़ ऑफ ड्रग, अगर आप ड्रग यूज़ कर रहे हो, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज़ करते हो, कार्डियो स्टेरॉइड्स आप यूज़ करते हो, तो इन सब के चलते आपको हाइपरलिपिडेमिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बॉडी में लिपिड लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रीजंस हैं जिनके चलते हाइपरलिपिडेमिया जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये भी कॉजेज़ हैं। ठीक है, तो ये इनके कारण हमारी बॉडी में फैट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और फैट इकट्ठा होगा तो हमें ये डिजीज़ जो है ये सब देखने को मिलेंगी। ठीक है,
फिर है गोल्स ऑफ डाइटरी ट्रीटमेंट। अगर हमारी बॉडी में हाइपरलिपिडमिया है, ठीक है, हम कार्डियोवैस्कुलर के अंदर ही क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरलिपिडमिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइपरलिपिडमिया अगर लिपिड बढ़ेगा आपकी बॉडी का, तब जाकर के आपको क्या होगी, आगे जाकर के आपको सीवीडीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, सीवीडी के अंदर हाइपरलिपिडमिया पढ़ रहे हैं। जो लिपिड जो होगा वो बाद में कहाँ इकट्ठा होने लगेगा, आपकी वेन्स में इकट्ठा होने लगेगा, आपके हार्ट के ऊपर इकट्ठा होने लगेगा, जिससे क्या होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर ये है आपका अब इसके अंदर क्या है इसके बाद है आपका गोल्स ऑफ डाइटरी ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत फैट हो गया, आपका वेट बहुत बढ़ गया है, आप देखने में चबी चबी लगने लग गए हो, मोटे मोटे लगने लग गए हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको क्या क्या डाइट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो आपको टोटल फैट जो है वो कम करना है, ठीक है, टोटल फैट कम करना है आपको, ठीक है, सैचुरेटेड फैट कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है। आपको पता है ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारा जितने भी एनिमल फूड हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। तो हमें क्या करना है, एनिमल फैट कम करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। फाइबर आपकी बॉडी में ज़्यादा लेना है, क्योंकि फाइबर क्या काम करता है, फाइबर आपका जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, जब अगर हम खाने के साथ फाइबर खाएंगे तो वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल और फैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, बांध लेगा अपने साथ, और जिसके चलते क्या होगा, वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको फैट अपनी डाइट में फाइबर अपनी डाइट में बढ़ाना है, ताकि फैट आपकी बॉडी में यूटिलाइज ना हो पाए, क्योंकि फाइबर हमने देखा ही था, फाइबर क्या है, आपका रेसिस्टेंस होता है, उस पर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता। ये हमने ग्लूकोज वाले चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो लिपिड वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपका एक लिपिड का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में लिपिड के बारे में पढ़ा है, तो एकदम आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में क्या है आपका, ये आपका क्या होता है, एक एनिमल किंगडम से मिलता है। जैसे कि जो भी एनिमल फूड्स हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। चीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया, बटर हो गया, देसी घी हो गया, ठीक है, लैम्ब हो गया आपके, चिकन हो गया, होल मिल्क हो गया, ठीक है, मलाई वाला मिल्क जिसे बोलते हैं, मटन हो गया, पोर्क हो गया, हैम हो गया, सॉसेज हो गया, ये सब नॉनवेज चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सभी में आपका कहीं ना कहीं ये नॉनवेज से रिलेटेड हैं, तो ये इन सब चीज़ों में आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपका वेजिटेबल फूड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल इन फूड। अब अगर आपके फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया वाली प्रॉब्लम दिखेगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी वेन्स में ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, आपकी जो वेन्स हैं, वेन के अंदर फैट जो है वो इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन कॉजेज हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अब इसके अंदर क्या क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से ये हम बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं लिपिड वाले चैप्टर में। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, ये वो हमारे पास दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में भी हमारे पास दो होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड म्यूफा, ठीक है, और प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमने लिपिड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो वाले फैटी एसिड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर में जम जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे, जनरली रेड मीट हो गए, मीट में जो फैट पाया जाता है, मिल्क में जो फैट पाया जाता है, बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, मार्जरीन हो गया, हाइड्रोजनेटेड फैट हो गया, ये सब क्या होता है, हमारे सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको क्या बताया गया था, इसमें हमारी चेन्स होती हैं, कार्बन की चेन्स के बारे में बताया था ना, कि किसमें कैसी चेन्स होती हैं जिसके चलते वो जमते नहीं हैं, और दूसरी तरह की चेन हमारी मोनोसैचुरेटेड में होती है, जिसके चलते वो जम जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने आपको लिपिड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, फिर हाई सैचुरेटेड फैट, अगर ज़्यादा आपका सैचुरेटेड फैट होगा तो इससे आपका एलडीएल बढ़ेगा, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, नसों में फैट का जम जाना। ठीक है, कंट्रोल सैचुरेटेड फैटी एसिड इन डाइट, तो हमें क्या करना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमें डाइट में कम लेना है, यानी कि दूध, दही। आपने देखा होगा आजकल वीगन डाइट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, वीगन डाइट में वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो एनिमल फैट है उसको पूरी तरीके से अपनी डाइट से हटा
देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वीगन डाइट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आजकल खूब फेमस है। तो क्यों, क्योंकि उससे आपको कार्डियोवैस्कुलर वाली जो डिजीजेज हैं वो आपकी बहुत कम हो जाते हैं उसके रिस्क, ठीक है। तो ये तो हमें क्या करना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड को हटा देना है एनिमल डाइट से। एनिमल से किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्म में फैट को नहीं लेना है, ना तो आप चीज़ लोगे, ना आप बटर खाओगे, ठीक है। सब चीज़ें आप हटा दोगे। अब इसके बाद दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये अच्छे हैं, ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये आपके दोनों क्या है, ये आपके अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल है, ये हमने देखा भी है, ठीक है। तो ये जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, रेपसीड ऑयल हो गया और आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया। तो इन सब में क्या पाया जाता है, म्यूफा पाया जाता है। एग्जाम में आते भी हैं ये, ठीक है। इन सब में म्यूफा पाया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कभी भी आपके जो रूम टेम्परेचर है उसमें जमते नहीं हैं, और इसमें क्या पाया जाता है, इससे अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ेगा, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ेगा, जिसके चलते, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल क्या होगा आपकी बॉडी में घटेगा। तो ये एक अच्छी कंडीशन है, क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और ये बॉडी के लिए गंदा होता है। तो ये आपका क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये आपकी बॉडी से घटेगा, और ये वाला जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये आपकी बॉडी में बढ़ेगा। तो ये बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी के साथ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ ये भी क्या है, आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं। दो तरह के होते हैं, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। लिनोलेइक एसिड आपका क्या है, ओमेगा 6 है। ये तो आपने इसके बारे में ऐड खूब देखे होंगे, टीवी में खूब आते हैं ओमेगा 3 के, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रेन बनाने का काम करता है ये। तो लिनोलेइक एसिड है आपका सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कॉर्न सीड ऑयल, इन सब में पाया जाता है आपका ओमेगा 6। ये भी बॉडी के लिए अच्छे हैं दोनों, ठीक है। ये आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा है लिनोलेनिक एसिड है आपका ओमेगा 3। ये आपका मस्टर्ड और रेपसीड ऑयल में, फिश ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, इन सब में पाए जाते हैं। हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपका जो भी आपका फैट इकट्ठा हो रहा होता है ना, मैंने बताया था इनका वेट ज़्यादा होता है, तो जो भी फैट आपका यहाँ पे इकट्ठा होता है उनको भी ये क्लीन कर देते हैं, आपके आर्टरीज को, ठीक है। ये आपकी वेन्स को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये गुड फॉर हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। और जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, जो यहाँ पे फैट इकट्ठा हो रहा था आपकी वेन्स के अंदर, उसकी भी ये सफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर है मोनोसाइटिक एडहेरेंस मॉडिफाइड प्लाज्मा लिक्विड, ठीक है। ये आपका जो प्लाज्मा को भी क्लीन रखते हैं, ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर को भी घटाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें के अंदर है हाइड्रोजनेटेड फैट एंड वनस्पति, ठीक है। ये भी इसी में ही है। हाइड्रोजनेटेड फैट एंड वनस्पति मतलब एक तो हमने सैचुरेटेड, ये हमारा क्या एक तरीके का सैचुरेटेड फैट है। देखो यहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था ना, ये आपका मार्जरीन एंड हाइड्रोजनेटेड फैट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है आपका एक तरीके का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही है। इसको खाने से भी क्या होता है, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे आपको आगे जाकर के क्या देखने को मिलेगा, आगे जाकर के आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड फैट आपका क्या होता है, ये मैंने जब लिपिड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जो ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ऑयल की जो चेन है वो टूट जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो एक तरीके के घी में और बटर में जो है वो चेंज हो जाता है, जो हमारा डालडा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति घी या हाइड्रोजनेटेड फैट बोलते हैं। मतलब ये हमारा क्या था, ये हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, और हमने इसे क्या चेंज कर दिया, ये हमारा था ये वाला, ठीक है। ये जो हमारा मोनो अनसैचुरेटेड, ये हमारा अनसैचुरेटेड, ये था हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑयल, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑयल था ये, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑयल था। हमने इसे क्या किया, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल के इसकी चेन्स को तोड़ करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, चेन्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इसलिए ये क्या है आपका बटर घी में आपका कहलाता है, जो हमारा वनस्पति घी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑयल को हाइड्रोजनेशन करते हैं हम। ये बहुत डिटेल में लिपिड वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो इस चैप्टर से पहले एक बार लिपिड का चैप्टर जरूर पढ़ना, ताकि तुम्हें ये वाला चैप्टर और भी आसानी से समझ में आ जाए। हार्मफुल फॉर बॉडी सॉलिडिफिकेशन, ये भी क्या होता है, बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। इसलिए डालडा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, हम घरों में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इससे भी ट्रांस फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं, जो आपका
कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ एलडीएल, इससे भी क्या होता है, एलडीएल बढ़ेगा आपकी बॉडी में, ठीक है, एलडीएल इकट्ठा हो जाएगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस वाली जो नसों में हमारा फैट जमा हो रहा है वाली प्रॉब्लम इसके कारण भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वानस्पतिक घी में है इसका, ठीक है। अब ये हमारा सब समझ में आ गया। ये इन रीजन से हमारे क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर देखने को मिलेगा आपको। अगर हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी वाले चैप्टर में, कार्डियोवैस्कुलर के टाइप्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े क्या क्या थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका जो हाइपरलिपिडेमिया वाली कंडीशन के चलते क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत 90% चांसेस यही हैं कि आपको जो सीवीडी देखने को मिलेगी वो हाइपरलिपिडेमिया के कारण, यानी कि बॉडी में लिपिड की प्रोफाइल जो है वो बढ़ गई है, उसके कारण ही दिखाई देगी, ठीक है। अब उसमें हमने देखा लिपिडेमिया किसके कारण बढ़ता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण बढ़ता है। और जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली आते हैं, ये इसको घटाते हैं। मतलब अगर हम अपनी डाइट में मोनो और पॉली लेंगे तो उसके चलते क्या होगा, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा मेंटेन रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अभी तक हम देख रहे थे कि जो भी हमारा हाइपरलिपिडेमिया है और जो हम सैचुरेटेड फैटी एसिड ले रहे हैं तो उसके चलते हमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी क्या होती है, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ये आर्टरीज के अंदर क्या होता है, आपको आपके फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ग्लूकोज लास्ट में कहाँ टूटता है, हमारी सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर को सेल से बाहर निकाल करके ब्लड में भेजते हैं, ठीक है। यही एक्स्ट्रा वाटर हम यूरिन के थ्रू भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा मेन जो है आपका एक नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में ये होता है, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या है आपका, ग्लूकोज टूटा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। हम देख चुके हैं जो आपने वाला चैप्टर देखा था कार्बोहाइड्रेट वाला, उसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सिखाया था। तो ये मेटाबॉलिज्म था ना उसका कार्बोहाइड्रेट का, कि लास्ट में ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज के बाद वो किस में टूटा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने जो अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और जो हमारा वाटर है वो हमने यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक है, सेल से। फिर हमने वाटर को सेल से बाहर निकाला और ब्लड में भेज दिया, ठीक है, फिर ब्लड से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। अब अगर कोई हमारा अगर जो हार्ट सेल से वाटर बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक है, अगर हार्ट सेल में ये वाली दिक्कत हो गई कि वाटर को बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो वाटर जो है हमारा हार्ट की सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कंजस्टेड हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वाटर को बाहर नहीं निकाल पा रही, वाटर इकट्ठा हो रहा है, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ठीक है, ऑर्गन तक, क्योंकि वाटर इकट्ठा हो गया है तो वो क्या होगा, ऑर्गन तक सप्लाई नहीं पहुंचने देगी। इससे चेस्ट में पेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइन बोलते हैं। और ये पेन कहाँ किस तरफ बढ़ेगा, जो हमारा लेफ्ट आर्म है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट आर्म है उसकी तरफ हमारा ये पेन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है, इसीलिए जिनको हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम होती है उनका जो लेफ्ट आर्म में पेन जो है वो शुरू हो जाता है हार्ट अटैक से पहले, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक कंडीशन ये है जिसमें हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर वाटर सेल से अगर हार्ट जो है सेल से जो है वाटर को बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक है, तो वाटर रिटेंशन होता रहेगा, वाटर इकट्ठा होता रहेगा, इससे हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, और पेन इन चेस्ट, और चेस्ट में आपको पेन देखने को मिलेगा, और जो रेडियंट है इन लेफ्ट आर्म में आपका जो पेन है वो लेफ्ट आर्म की तरफ बढ़ेगा, आर्म की तरह जो आपका बायां हाथ है उसकी तरफ जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में और क्या देखने को मिलता है आपको, हार्डनिंग ऑफ वेसल्स, जो आपकी वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जिसके अंदर से ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें हार्डनिंग देखने को मिलेगी। ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, कठोर होने लगती है, ठीक है। एक तो ये देखने को मिलेगा आपको, आर्ट्रियल लीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, घाव देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैचुअल थिकनेस ऑफ इंटीमा, जो आपके अंदर की वो है ना लेयर, ठीक है, जो आपकी वेन्स की अंदर की जो लेयर है उसमें आपको पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, घाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज, फैट एंड फाइबर्स, ठीक है, लेयर ऑफ कोलेजन, ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों की लेयर बनने लगेगी, ठीक है। किस किस की, पैची थिकनेस ऑफ इंटीमा, ठीक है, ये जो इंटीमा है अंदर की जो लेयर है ये एक तो आपकी थिक होने लगेगी। इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी, ठीक है, जो आर्टरी की सबसे अंदर की लेयर है ये बता रहा है, ठीक है। फैट एंड फाइबर जो है वो आपके इसमें डिपोजिट होने
लगेंगे कोलेजन के फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन वही होता है ना कि जब फैट आया तो बॉडी को लगेगा कि भाई क्या घाव जैसा क्या जमा हो रहा है हमारे इसमें, तो वो आकर के इसको घाव को सही करने की कोशिश करेगी, एक लेयर और बना देगी। ये और हार्मफुल कंडीशन है जो हमने कल देखा था, ठीक है। फिर है डिपोजिशन एज प्लाक, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, डिपोजिशन होने लगेगा प्लाक का। फैट बहुत ज़्यादा है ना, तो फैट आया तो फिर क्या करेगी, बॉडी का जो कोलेजन वाला जो जाल बनाने वाला फाइब्रोनिजन वाला जो काम था वो शुरू हो जाएगा। इससे यहाँ पे और भी ज़्यादा डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एलडीएल डिपोजिट एंड हार्डनिंग ऑफ वेसल, ठीक है। यहाँ पे एलडीएल जो है वो इकट्ठा होने लगेगा, जिससे क्या होगा, आपकी वेसल जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, प्रॉब्लम इन स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपका जो ब्लड है वो स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा वेन्स के अंदर, ठीक है। और ल्यूमन साइज जो डिक्रीज बाय प्लाक, और ल्यूमन साइज कौन सा होता है, ये वाला साइज, ठीक है। ये जो है इसको ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइज जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लाक जो है वो इकट्ठा हो गया है। जो फैट है, फैट सड़ा हुआ फैट मान लो एक तरीके से, वो जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, समझ में आ गया। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, आपकी जो वेन्स है उसमें क्या जमा हो गया है, फैट की एक लेयर जमा हो गई है, ठीक है। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ल्यूमन साइज इसका कितना छोटा हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया है, प्लाक इकट्ठा हो रहा है इस वाले में, ठीक है। ये प्लाक इकट्ठा हो रहा है, इसको ल्यूमन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका ये नॉर्मल है, यहाँ पे अच्छे से ब्लड की सप्लाई होगी, और लेकिन यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, यहाँ ब्लड जो है कम सप्लाई करेगा। इस तरीके से आपका जो प्लाक, और प्लाक के ऊपर देखो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग भी, जो हमारी क्लॉटिंग बन रही थी ना, जो थक्के बन रहे थे ब्लड के, वो भी यहाँ इकट्ठे होने लग गए, तो ब्लड सप्लाई जो है कितनी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेज है, पहले शुरू में जब बन रहा है, फिर उसके बाद ज़्यादा बन गया है, फिर और भी ज़्यादा बन गया, ऊपर से ब्लड के क्लॉट्स भी जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। ये देखो ये है आपका, यहाँ देखो आपका कितना ज़्यादा है, आपका ये इकट्ठा हो गया है, ठीक है, प्लाक। अब इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये ठीक है, ये देखो यहाँ से ब्लड बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया है आपका लिंक, क्योंकि यहाँ पे प्लाक, ये सब क्या है, ये प्लाक इकट्ठा हो गया है, ठीक है यहाँ पे, तो जिससे ब्लड की सप्लाई जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है, ये ठीक है। तो प्लाक के साथ साथ क्या है, ये देखो हार्ट की है, हार्ट की तरफ से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है और जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका प्लाक जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जबकि नॉर्मल ये है और ये आपका आर्टरीज वाला है, ठीक है। ये देखो ये आपका नॉर्मल 10 साल में आपका प्लाक ना के बराबर इकट्ठा होता है, 20 साल तक आपका इतना होने लगता है, 30 ईयर तक, अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करोगे तो, ठीक है। बहुत फैट खा रहे हो, नहीं चेंज करो तो 40 ईयर तक इतना और 50 ईयर तक इतना, तो सोचो ब्लॉकेज कितना आपका आएगा, ठीक है, हार्ट में। इसके बाद ये इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। स्टेजेस क्या हैं कि सबसे पहले आपका ये देखो बिल्कुल क्लीन है आर्टरी, यहाँ भी क्लीन है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा ये इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा और ज़्यादा इकट्ठा हुआ, इसको एरिथ्रोमा बोलते हैं, फिर इसको फाइब्रो एरिथ्रोमा बोलते हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा देखो ल्यूमन कितना छोटा होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई जो होगी वो कम होती जाएगी ना, जगह कम हो रही है। ये देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लीजन्स एंड रप्चर, अब यहाँ पे फटने लगेंगी आपकी नसें, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेजेस है इनिशियल लीजन्स, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे तो ना के बराबर है अभी प्लाक, ठीक है, तो इसको, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का डिपोजिशन जो है वो शुरू हो गया है। फैटी स्ट्रिक्स, यहाँ पे स्ट्रिक्स शुरू हो गए हैं फैट्स के, ठीक है। फैट्स के एक तरीके से फाइबर्स से शुरू हो गए हैं जमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में इंटरमीडिएट लीजन्स यहाँ पे शुरू हो गए हैं, थोड़ा और बढ़ गया है ये, ठीक है। फिर एरिथ्रोमा में क्या है, इसमें और भी ज़्यादा आपका बढ़ गया है, ठीक है, जिससे ये जो नसों का जो ये वाला एरिया है, ये आपका ल्यूमन जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से ब्लड की सप्लाई जो है वो क्या होने लगेगी, इफेक्ट होने लगेगी। यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या है आपका ब्लड का जो है बिल्कुल रुकावट आ जाएगी, ठीक है। तो ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। अब इसमें फेजेस ऑफ एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में पहला फेज क्या है, इसमें होता है असिम्प्टोटिक फेज, ठीक है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं कि हमारी बॉडी में ये वाला प्रॉब्लम जो है शुरू होने लग गया है, ठीक है, या चेंजेस हमें नहीं दिखाई देंगे। ब्लड फ्लो जो है वो तो नॉर्मल रहता है, बहुत हल्का सा एक फैट की डिपोजिशन जो है वो जमा होने लगती है, और कंसिस्ट ऑफ फैटी स्ट्रिक्स, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लिपिड फिल्ड सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा अभी ऐसी सेल्स नहीं बनी है जो आपको लिपिड की ऐसी सेल्स नहीं बनी है जो आपका रुकावट ब्लड को करे, ठीक है। तो अभी हल्का हल्का जो है वो ये जो लेयर है इसमें हल्का हल्का डिपोजिशन जो है वो शुरू होने लगता है आपकी नसों के अंदर, ठीक है।
फिर है फेज 2 है आपका, यहाँ पे जो लिपिड और प्लाक है ये जमा होने लगता है, ये ज़्यादा बनने लगता है और लिपिड जो है कन्वर्ट होने लगता है ऑक्सीलिपिड में, क्योंकि इसके अंदर लिपिड सड़ रहा है ना, यहाँ इकट्ठा है लिपिड, तो वो किस में कन्वर्ट होने लग गया है, ऑक्सीलिपिड में कन्वर्ट होने लग गया है, ठीक है। फिर जो ऑक्सीलिपिड है ना, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है। तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ये देखेंगे कि भाई कोई एक बुरी चीज़ है जो हमारे ब्लड के, जो हमारी नसें हैं उसके अंदर जो है वो जमा हो रही है। तो ये हमारा कौन देखेगा, ये हमारा देखेगा वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे तो जब वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे, फिर वो इसको प्रोड्यूस अनदर सेल्स, वो और सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेगा, अब वो और भी सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, किस लिए, ताकि ये जो आपका जो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, जो ऑक्सीलिपिड बन रहा है, ये ठीक कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा प्लाक जो है वो बढ़ने लगेगा, तो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। अब इससे रप्चर प्लाक जो है वो आपका फटने लगेगा, और ये जो प्लाक फटेगा ये कहाँ आने लगेगा, ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा, ठीक है। ब्लड सेल्स के अंदर जो है ये एंटर करना शुरू कर देगा आपका प्लाक, ठीक है। फिर फेज 3 है, फेज 3 क्या है, एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड फेज है, ठीक है। ये आपका शुरू का कॉम्प्लिकेटेड फेज है, अभी हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अभी नया कॉम्प्लिकेटेड फेज जो है वो शुरू हुआ है। नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस, मतलब बहुत भयानक थ्रोम्बोसिस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉन टू मच हार्मफुल, बहुत ज़्यादा टू मच हार्मफुल नहीं है। स्मॉल पीसेस जो हैं वो होते हैं, अभी छोटे छोटे पीस हैं, ब्लड के अंदर क्या है, छोटे छोटे से पीस बने हैं, ठीक है। ये अभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते हैं, रुकावट नहीं करते हैं, ना ही ब्लॉकेज करते हैं अभी, ठीक है। फिर है फेज 4, फेज 4 है आपका एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड लीजन, जिसे हमें थ्रोम्बोस बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोस बोलते हैं। ये क्या है, हाई, जब आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होने लगेगा, फैट का डिपोजिशन हमारी ब्लड में होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हमारी ब्लड में शुरू हुआ तो इससे क्या होगा, आपका जो थ्रोम्बोस है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जो अभी थ्रोम्बोस की वो बने थे ना, वो और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। रीच टू हार्ट, और ये थ्रोम्बोस कहाँ पहुँचने लगेगा, हार्ट के अंदर पहुँचने लगेगा, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचना शुरू कर देगा, हार्ट के अंदर पहुंचना शुरू कर देगा, ठीक है। रीच टू हार्ट और लीजन्स इन हार्ट, और हार्ट में क्या करने लगेगा, घाव बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। पेन इन हार्ट और कार्डियक फेलियर आपको हो जाएगा, ठीक है, अगर फेज हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो। फिर फेज 5 है, फेज 5 आपका कॉम्प्लिकेटेड और लास्ट वाला भयानक फेज है। इसमें क्या है, आपका फाइब्रोटिक और ऑक्यूलेसिव लीजन्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा आपके फाइबर्स जो हैं वो जमा होने लगेंगे, ठीक है। थ्रोम्बस जो है वो, इससे क्या होगा, आपका वेसल्स जो है वो रप्चर होने लगेंगे, वेसल्स, ठीक है। थ्रोम्बस आपका बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इससे क्या है, वेसल्स जो आपकी ये है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो अभी मैंने दिखाया था बिल्कुल इस तरीके से वो हो गया, तो यहाँ पे आप ब्लड तो हाँ तेज़ी से जाएगा ही जाएगा, तो ये जो है ना, ये फटनी शुरू हो जाएंगी, जो है ये फटनी शुरू हो जाएंगी, रप्चर होने लगेंगे। अब क्या होगा, वो रप्चर होंगे तो फिर से क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपका शुरू हो जाएगा, जो हमने पहले देखा था फाइब्रोनेजन, ठीक है। वो क्या करेगा, क्लॉटिंग बनाने का, वो क्या करेगा, जो फटी हुई नसें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स, फाइब्रोजन, कोलेजन, कैल्शियम हेल्प ब्लड इन क्लॉटिंग। अब इसके चलते क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग क्लॉटिंग डेवलप मैनी मटेरियल, अब क्लॉटिंग होगी कि वो उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है ना बॉडी हमारी, तो अब क्लॉटिंग के दौरान क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो और भी ज़्यादा हार्ड होनी शुरू हो जाएंगे, तो ये भी अच्छी कंडीशन नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। बॉडी तो ठीक करने की कोशिश कर रही है पर वो उसे ठीक नहीं कर पा रही, बल्कि और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, वो और भी हार्मफुल कंडीशन हो जा रही है, ठीक है। नो सिम्टम्स फैटी स्ट्रिक्स है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, इतना आपका 5th स्टेज ये है, ठीक है। अब ये जो 2 हैं ये एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले नो सिम्टम फैटी स्ट्रिक्स होगा, ये की स्टेज हैं जो हमने अभी तक 5 स्टेज पढ़ी, तो एग्जाम में आई हुई है ये, ठीक है। फिर इसके बाद फैटी प्लाक बनेगा, रप्चर एंड नॉन ऑकल्सिव थ्रोम्बोसिस बनेगा, जो भी हमने देखा। फिर थ्रोम्बोसिस और भी बढ़ेगा, और फाइब्रोटिक और ऑकल्सिव लीजन्स बनने लगेंगे, ये 5 वाली स्टेज, ठीक है। तो ये बनना शुरू हो जाएगा जो हमने अभी देखा है, ठीक है। फिर इसमें ये भी दूसरा है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपका है, सबसे पहले इनिशियल लीजन्स बनेंगे, ठीक है, शुरू में जो हल्के फुल्के वो जमना शुरू हो जाएगा, जो अभी हमने देखा था। फैटी स्ट्रिक्स बननी शुरू हो जाएंगी, इंटरमीडिएट लीजन्स बनेंगे, एरिथ्रोमा की कंडीशन आएगी, फिर आएगा आपका फाइब्रो एरिथ्रोमा, और फिर कॉम्प्लिकेटेड लीजन्स ये हमारे बनेंगे। तो ये इन्हीं के अलग अलग नाम है जो हमने ये 5 स्टेजेस अभी पढ़ी, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार आती है अरेंज करने के लिए, इसमें स्टेजेस को अरेंज करने के लिए हम देखते हैं फेजेस ऑफ एरिथ्रोमा की, ठीक है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की फेजेस को कई बार एग्जाम में ये आ जाती हैं, जिसमें हम इनको अरेंज करना होता है, ठीक है।
फिर है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। जो भी हमने एरिथ्रोस्क्लेरोसिस देखा ना, ये वाला जो भी हमने देखा है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये इसके चलते ये वाली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। तो क्या क्या है आपके, एक तो हाइपरलिपिडेमिया इसका कॉज है क्योंकि फैट बहुत बढ़ गया है, ठीक है, LDL बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में और HDL है वो कम है, ठीक है। तो ये जिसके चलते क्या हो गया, आर्टरीज और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या हो गया, आपका फैट जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन में हमारा क्या है, इसमें आपका एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, हाइपरटेंशन हाई बीपी में भी क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ गया है तो जिसके चलते आपको हाई बीपी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओबिसिटी है आपका, ओबिसिटी के चलते आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत है जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपर लिपिडेमिया बोल रहे हैं, तो ये भी तो मोटापा बढ़ाएगा ना आपका, ठीक है। और लाइफ स्टाइल है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप सिगरेट वगैरह पी रहे हो, तो इसके चलते भी आपको है एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही सीडेंटरी है, आप कोई भी एक्टिविटी ना के बराबर आप दिन भर में एक्टिविटी करते हो, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एंडोथीलियल डैमेज, ठीक है। तो इससे जो हमारा एंडोथीलियल है वो किस तरीके से डैमेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो फैक्टर्स है वो क्या क्या, एंडोथीलियल लेयर, ये क्या हमारी सेल्स हैं, ये ब्लड में ही पाई जाने वाली सेल्स हैं, तो इसमें ये क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर हमारे उसमें होमोसिस्टीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्लड में, ठीक है, होमोसिस्टीन अगर ब्लड में बढ़ जाता, होमोसिस्टीन हमारा क्या होता है, ये एक अमीनो एसिड है जो हमारे ब्लड में, ठीक है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक तरह का अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा डैमेज इनर लेयर, अगर हमारा होमोसिस्टीन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या करेगा, डैमेज इनर लेयर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो अंदर की लेयर है, यानी कि जो हमारी ब्लड की जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, ठीक है, इसकी जो अंदर की लेयर है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। और ये जनरली किसके लिए होता है, ये ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ लंग्स के में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके चलते वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन, ठीक है। ये अब हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज थी इसमें क्या पढ़ा हमने, एक तो हाइपरलिपिडेमिया पढ़ा, ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया पढ़ा लिपिड के चलते। दूसरी हमने इसके अंदर क्या पढ़ी, हाइपरलिपिडेमिया के कारण कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रही थी, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रही थी। अब इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर के अंदर ही आएगी, जिसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, हाई बीपी जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन है, आपको पता ही है, हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें क्या है, हार्ट के अंदर लुप डुप साउंड जो है वो होता है, ठीक है, लुप डुप साउंड हमारे हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स में प्रेशर, ठीक है, एक बॉडी क्या करती है, हमारे जो ब्लड वेसल है इसके अंदर एक प्रेशर को मेंटेन रखती है ताकि बॉडी में, पूरी बॉडी में आपका क्या हो, ब्लड जो है वो सप्लाई हो सके, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स का, तो बीपी मेजरिंग इक्विपमेंट्स है हमारा, हम किससे बीपी मेजर करते हैं, आपने देखा होगा हाथ में बांध करके एक आपका स्फिग्मोमोनोमीटर जो है वो हमारा क्या करता है, मेजर करने का काम करता है बीपी को, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, एग्जाम में आता है, जो हम हाथ में बांध करके उसको क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर है इसमें लूप साउंड जो होता है उसको हम सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं, और जो डुप साउंड होता है उसको हम डायसिस्टोलिक साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, लूप साउंड को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टोलिक, और डुप साउंड को हम बोल रहे हैं डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक में क्या है, हार्ट से ब्लड बाहर जाता है तो प्रेशर से ब्लड बाहर फेंकता है, तो वहाँ कौन सा साउंड होगा, वो आपका सिस्टोलिक है, ठीक है। जब हार्ट से बाहर जो है, जैसे ये हार्ट है तो ये प्रेशर से ब्लड को क्या करता है, वेन्स के अंदर बाहर फेंकता है, और इससे क्या होता है, आपका पूरी बॉडी में ब्लड का जो है सप्लाई ठीक रहती है, आपके हर सेल्स तक ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है। फिर हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर जाता है और प्रेशर से ब्लड बाहर फेंकता है, तो ब्लड जो है वो बॉडी में फैलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है ये, ठीक है। यहाँ ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, यहाँ ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, अपर पार्ट में पाया जाता है, और यहाँ क्या है आपका ब्लड प्रेशर रहता है। अपर पार्ट किसका, हार्ट का, ठीक है, हार्ट का ऊपर वाला पार्ट ये काम करता है, ठीक है। अब डुप साउंड क्या होता है, डुप साउंड में क्या होता है, ये तो आपका लुप साउंड है, ठीक है, सिस्टोलिक साउंड, ठीक है। डुप साउंड में क्या
होता है, ये ना जो आपने धक 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 वाली जो आती है, ठीक है, तो एक धक फिर धक, तो एक तो आपका लूप साउंड हो गया उसमें, एक आपका डुप साउंड हो गया, ठीक है, दो तरह के साउंड आपके आते हैं। इसमें क्या है आपका ब्लड प्रेशर जो है ये रिलैक्सेशन पीरियड है, जैसे एक बार तो फेंकेगा फिर रिलैक्स होगा, फिर फेंकेगा फिर रिलैक्स होगा, ठीक है, तो ये क्या है आपका रिलैक्सेशन वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है डुप साउंड है आपका, जिसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है रिलैक्सेशन पीरियड है, इसमें ये हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, जो ब्लड है बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट के अंदर जाता है, ठीक है। ब्लड जो है वो बॉडी के कलेक्ट कर, यहाँ पे से क्या है ब्लड जो है वो बॉडी में कलेक्ट करके हार्ट के अंदर जा रहा है, तो वो क्या है वो आपका डुप साउंड है, यानी कि डायस्टोलिक है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर जो इसी ब्लड को तेजी से वो फेंकेगा तो वो कौन सा हो गया, वो सिस्टोलिक साउंड हो गया, ठीक है। ये डायस्टोलिक साउंड है, और यहाँ से जब वो फेंक रहा है तो ये क्या है, ये आपका सिस्टोलिक साउंड है, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका हार्ट जो है रिलैक्स करता है, ब्लड जो है बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट के अंदर जाता है, लो प्रेशर यहाँ रहेगा, यहाँ तो हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा क्योंकि कलेक्ट कर रहा है ना अभी तो वो, ठीक है। यह लोअर पार्ट में होता है, ये हार्ट है, ठीक है। लोअर पार्ट में क्या क्या ब्लड गया, यहाँ पे अभी रिलैक्सेशन स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या गया है ब्लड को कलेक्ट किया, फिर इसी ब्लड को तेजी से फेंकेगा, तो ये क्या है ये हाई प्रेशर वाली स्टेज है ये, ठीक है, क्योंकि तेजी से फेंक रहा है ना, तो इसी ब्लड को ऊपर की तरफ से क्या करता है फिर वो तेजी से फेंकता है हार्ट हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये हाइपर टेंशन है, ठीक है। अब इसमें अगर ये आपका एक नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाए, ये नॉर्मल केस है जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डुप साउंड, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हमारा ये नॉर्मल केस होता है, एक बार ब्लड आता है अंदर, डायस्टोलिक बोलता है, फिर उसको ब्लड को जो हमारा सुकड़ने वाला स्टेज होता है, रिलैक्सेशन वाला स्टेज होता है, फिर उसको बाहर फेंकने वाला स्टेज है आपका सिस्टोलिक में, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज हैं, ठीक है। कैटेगरीज में आपका क्या क्या है, सबसे पहला है ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज है, सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायसिस्टोलिक कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टोलिक हमारा नॉर्मल केस में कितना होना चाहिए, ठीक है। सिस्टोलिक हमारा नॉर्मल केस में होना चाहिए 120 से कम, और डायसिस्टोलिक होना चाहिए हमारा 80 से कम, ठीक है। डायसिस्टोलिक हमारा है 80 से कम, और सिस्टोलिक हमारा 120 से कम। एलिवेटेड अगर हमारा 120 से 129 के बीच में सिस्टोलिक आया है, और 80 से ऊपर हमारा डायसिस्टोलिक आया है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा जो बीपी है वो थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हाई बीपी, हाइपरटेंशन की जो फर्स्ट स्टेज कब मानेंगे, जब हमारा 130 से 139 के बीच में हमारा सिस्टोलिक हो जाएगा, और 80 से 89 के बीच में हमारा डायसिस्टोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेज 1 मानेंगे, स्टेज 2 मानेंगे हाई बीपी की जब 140 से ऊपर होगा, वो 90 से ऊपर होगा, ठीक है। फिर स्टेज 3 मानेंगे हाई बीपी की जब 180 से ऊपर होगा, 120 से ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक तो दो तरह का हाइपरटेंशन जनरली हम देखेंगे, जिसमें हाई बीपी, प्राइमरी हाई बीपी, ठीक है, और सेकेंडरी हाई बीपी। प्राइमरी हाई बीपी में हमारा क्या आएगा कि बिना किसी कारण के जब हाई बीपी हो रहा है, हमें पता ही नहीं कि किस कारण से हमारे अंदर हाई बीपी वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्राइमरी हाई बीपी में आएगा। सेकेंडरी हाई बीपी में क्या आएगा, कुछ कारणों के कारण हमारे क्या है हाई बीपी वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आपको हो गई है, हाइपरटेंशन हो गया आपका, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन हो गया, रीनल आपका सही से काम नहीं कर रहा है, जो हमने रीनल वाला पढ़ा था चैप्टर, तो क्या होगा आपको हाई बीपी वहाँ भी देखने को मिल रहा है, डायबिटीज़ के चलते भी देखने को मिल रहा था हाई बीपी, ठीक है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ कारण है ये जो हमारा सेकेंडरी हाई बीपी में आएगा, ठीक है। डैमेज इफेक्ट ऑफ हाई बीपी, ठीक है। हाई बीपी का जो इफेक्ट है वो कब डैमेज होता है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ हाई बीपी, ठीक है। इसमें क्या है आपका, अब हाई बीपी का मतलब क्या है, जब आपका ये तेज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड को निकलने की दिक्कत हो रही है, तो वो तेजी से फेंक रहा है वो, ठीक है, ब्लड आपका हार्ट, तो ये क्या है, इससे क्या होगा आपका हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलता है, हाइपरट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। अब हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हाइपरट्रोफी क्या है, आपका जो हार्ट का जब वर्कलोड बढ़ेगा ना, तो वो टिश्यूज़ के साइज बढ़ाने लगेगा हार्ट अपने, कि उसका काम बढ़ रहा है तो वो टिश्यूज़ का साइज बढ़ाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी बोलते हैं। तो इसके चलते क्या होगा, आपका फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो घटने लगेगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो आपका हार्ट के जब टिश्यूज बढ़ने लगेंगे तो वो काम जो है उतने अच्छे से हार्ट आपका नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर है इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज एबिलिटी टू प्रेशर ऑफ पंपिंग ब्लड, ठीक है। ब्लड को पंप करने की जो एबिलिटी थी, जो फेंकने की एबिलिटी थी ब्लड को, ठीक है, हार्ट की, वो आपकी इफेक्ट होने लगेगी, वो घटने लगेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, बॉडी पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, बॉडी की हर सेल्स तक हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके चलते आपकी हार्ट सेल्स भी अच्छे से जो वर्क और जो आपका, ठीक है, इसके चलते इंक्रीज वर्क ऑफ हार्ट सेल्स। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हार्ट की जो सेल्स का जो काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जो सेल्स की जो साइज़ है, जो हार्ट की जो सेल्स की साइज़ है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपकी
आपकी बॉडी में एक तरीके का बहुत हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन ऑन आर्टरीज, आर्टरीज में क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो आर्टरीज में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कोरोनरी स्क्लेरोसिस आपको देखने को मिलेगा, आपका जो हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, ये तो अभी हमने देखा ही था। आर्टरीज में क्या होगा, जो आपकी नसें हैं उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो ये है ये आपकी हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे हार्ट जो है वो और भी ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जो भी हमने देखा था, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, अगर हमें न्यूट्रिशन के थ्रू अपने हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है तो हमें क्या क्या करना होगा, एक तो फैट हमें कम करना होगा, इनटेक हमें क्या करना है, फैट की इनटेक हमें कम करना है, ठीक है। कंट्रोल सम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड वॉल्यूम के लिए मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड को गाढ़ा करने का और पतला करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें कम करने होंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप में ब्लड फ्लो का इफेक्ट होगा। तो सोडियम हमें, अगर सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका बीपी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और सोडियम अगर आपका कम है तो आपका बीपी जो है और भी ज़्यादा घटेगा। तो हमें सोडियम को क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, जो हमने देखा ही था रीनल वाले चैप्टर में भी, ठीक है। तो सोडियम को हम क्या कर देंगे, कम करेंगे, ताकि बीपी जो है आपका कंट्रोल में रहे, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या करता है, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाएगा, ठीक है आपके, ठीक है। तो आपका इन हाइपरवोलेमिया, ठीक है, हाइपरवोलेमिया में क्या है, आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होना है, ठीक है। जब आपका ब्लड फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो आपका ब्लड का फ्लूइड है वो आपका बढ़ गया है, ठीक है, हाइपरवोलेमिया, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है ब्लड का, ठीक है। इंक्रीज वॉल्यूम इन आर्टरी, इंक्रीज प्रेशर इन आर्टरीज, इससे भी क्या होगा, आपकी आर्टरीज का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस और भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर पोटेशियम आपका बढ़ गया है तो पोटेशियम बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज ओवरऑल ब्लड फ्लो, इससे ब्लड फ्लो जो है घट जाएगा, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, ब्लड फ्लो को घटाने का काम करता है। इससे भी क्या होगा, आपकी हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि हमें पोटेशियम को भी कंट्रोल करना है, सोडियम को भी कंट्रोल करना है, ठीक है, और जो फ्लूइड है बॉडी का, जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है उसको भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सोडियम गड़बड़ा गया है। सोडियम का काम क्या है, ब्लड में जो ब्लड का जो हमारी सेल्स का ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको बनाए रखना, ये काम करता है ना। वो सोडियम देखता है कि कितना वाटर अंदर जाना है, कितना वाटर बाहर जाना है, ब्लड हमारी सेल्स के अंदर बाहर। आप पर सोडियम गड़बड़ाया हुआ है तो उसके चलते क्या होगा, आपको एडिमा होने की प्रॉब्लम होने लगेगी, और फ्लूइड जो है वो फ्लूइड को कम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो एडिमा होने के कारण क्या होगा, बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो आपको वाटर भी क्या करना है, कम लेना है, वाटर इनटेक जो है वो आपको कम कर देना है, नहीं तो एडिमा वाली प्रॉब्लम, आपकी सेल्स के अंदर पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल में है, स्मोकिंग आपको छोड़ देनी है भाई, आपको सिगरेट, दाढ़ी जो पीते हैं, बीड़ी वो सब बंद कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड ग्लूकोज और लिपिड को कंट्रोल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, कम खाना है, ठीक खाना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, ठीक है, और बाकी फैट और जो ये है इसको कम रखना है आपने, ठीक है। डाइट ईट हेल्दी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब आपको खूब खाने हैं, हेल्दी चीज़ें लेनी है आपने, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन को कम करना है, ठीक है, अल्कोहल भी आपको कम करनी है, ठीक है। डिक्रीज सोडियम इंटेक टू नो मोर देन 2400 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, 2400 मिलीग्राम पर डे से कम हमें सोडियम लेना है। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है पर ये बहुत कम है, ये ज़्यादा 2 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसको 2 ग्राम 2000 मिलीग्राम से भी आपको क्या करना है, कम करना है इसे सोडियम को, ठीक है। फिर है आपका फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में आपको मॉडरेट टू विगोरियस एक्टिविटी 3 to 4 डे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, एवरेज 40 मिनट्स तक के लिए 3 से 4 दिन तक आपको हफ्ते में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, लगभग 40 मिनट के आपको सेशंस करने हैं। एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है ताकि आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो मेनटेन रहे, ठीक है। तो लगभग आज जो है हमारे डिजीज़ के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी हमने काफ़ी सारी डिजीज़ पढ़ ली, कल से हम अपना नया टॉपिक लेके शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।